नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारी तीनों पुस्तकें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये अंतिम लेसन है, उसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का। इसके पश्चात आप बने रहिए मेरे साथ। आपको अभिव्यक्ति माध्यम जो हमारी एक पुस्तक है वो बाकी रहती है, उसके 5 या 6 लेसन होंगे मुश्किल से, उनको हम पूरा करेंगे। और व्याकरण का जहाँ तक सवाल है तो 1-2 टॉपिक व्याकरण के भी बाकी हैं, उनको भी हम करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। और अपना असीम प्यार है वो मुझे देते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि एज ए स्कूल मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। आपको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम स्कूल में नहीं हैं। यदि आप अनवरत रूप से पढ़ोगे रेगुलरली तो आपको ये आभास नहीं होगा कि हमने स्कूल में जाके शिक्षा नहीं ली। तो आइए करते हैं पहला प्रश्न। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। इल्या इहर्नबर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, जिसने भूमिगत रहते हुए भी उस यातना अत्याचार को भोगा जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को दी जा रही थी। साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का प्रमाण भी है, क्योंकि इसमें एन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं का वर्णन करने के साथ साथ वहाँ की राजनीतिक स्थिति एवं युद्ध की विभीषिका का जीवंत वर्णन किया है। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा था। गेस्टापो हिटलर की खुफिया पुलिस गेस्टापो कहलाती थी भाई, छापे मार करके यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालती और यातना गृह में भेज देती। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। यहूदी अज्ञातवास में रहते हुए भी निरंतर अंधेरे कमरों में जीने को मजबूर थे। उनके पास राशन एवं बिजली का कोटा था, यानी सीमित मात्रा में थे। उनके पास फटे पुराने कपड़े एवं जूते थे। उनके पास यानी सामान की कोई सुरक्षा नहीं थी। हर तरफ भय आतंक का माहौल था। लोग खुली सड़क पर चलने से डरते थे। उन्हें एक अमानवीय जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा था। हिटलर की नाजी फौज का खौफ उन्हें हर वक्त आतंकित कर रहा था। इसीलिए इल्या इहर्नबर्ग की टिप्पणी कि 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की है, यह सर्वमान्य सत्य है। काश, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? यह सत्य है कि लेखक आत्मा अभिव्यक्ति के लिए लिखता है,
यदि उसे कोई साधन अभिव्यक्ति का नहीं मिलता तो वह स्वयं ही अपना साधन खोज लेता है। ऐसा ही एन ने किया था। एन भी अपने अनुभवों को डायरी के माध्यम से व्यक्त करती है। पढ़ाई के लिए उसे कई बार डांट फटकार मिलती है। वह एक जगह लिखती है, मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप और डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमज़ोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। तथा दूसरे स्थान पर वह कहती है, लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार खा समझने वाली क्यों मानते हैं। ऐसे बहुत से विचार उसके मन में उमड़ते थे जिन्हें वह कह नहीं पाती थी। इन 8 सदस्यों के समूह में सबसे छोटी थी। उसकी माँ उसे सिर्फ उपदेश देती थी, सुनती नहीं थी। पीटर उसे पसंद था लेकिन वह उसकी भावनाएं नहीं समझता था। वह प्रकृति निहारना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, किंतु कोई रास्ता न देख करके एन ने अपनी भावनाएं डायरी के माध्यम से प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न है, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करे या ना करे अथवा कितने बच्चे पैदा करे, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीन करके हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढें। भाई, एन के अनुसार औरतों को उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। पुरुषों ने औरतों का शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया है कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। सौभाग्य से स्त्री काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। औरत ही तो जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए न जाने इतनी तकलीफ़ों से गुजरती है और संघर्ष करती है। वह जितना संघर्ष एवं श्रम करती है उतना तो सिपाही भी नहीं करते। एन के कहने का कतई मतलब बिल्कुल नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए, बल्कि उसे अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। वह समाज के लिए औरतों का योगदान सर्वोपरि मानती है। एन सिर्फ इतना चाहती है कि समाज औरतों के योगदान को सराहे और उनका सम्मान करे। अगला प्रश्न है, एन की डायरी पर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावात्मक उथल पुथल का भी इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। एन की डायरी से हमें उसके जीवन व तात्कालीन प्रवेश का परिचय मिलता है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं का वर्णन करने के साथ साथ वहाँ की राजनीतिक स्थिति एवं युद्धों की विभीषिका का भी जीवंत वर्णन किया है।
यहूदियों को तरह तरह के भावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। गेस्टापो हिटलर की खुफिया पुलिस भाई छापे मार करके यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालती है और यातना गृह में भेज देती है। हिटलर के घायल सैनिकों ने हिटलर के से हाथ मिलाने का जोश, अराजकता का माहौल आदि, साथ ही यह डायरी एन के पारिवारिक दुख सुख की भावनात्मक स्थिति को भी प्रकट करती है। गरीबी, भूखमरी, अज्ञातवास से में जीवन व्यतीत करना, दुनिया से बिल्कुल कट जाना, पकड़े जाने का डर, आतंक, ब्रिटेन से हॉलैंड को मुक्त कराने का प्रयास, हिटलर का सैनिकों के से साक्षात्कार आदि परिस्थितियों का वर्णन है। इस तरह यह डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज होने के साथ साथ एन के जीवन के सुख दुख का चित्रण भी करती है। अंतिम प्रश्न है भाई, एन के ने अपनी डायरी किट्टी यानी एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित किट्टी की यानी चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई होगी? एन जब अज्ञातवास में थी तब उसकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। वह ऐसी अवस्था में थी जब मन में उत्सुकता, जिज्ञासा होती, मन समाधान चाहता। अज्ञातवास में एन से बातें करने वाला और उसके भावों को समझने वाला न था। वह बड़ों की बातें सुन सुनकर ऊब गई थी। वह एक निर्जीव गुड़िया को काल्पनिक मित्र बनाती है और उसे संबोधित करके अपनी बातें पन्नों में अंकित करती है। यही चिड़िया डायरी की शक्ल में बदल जाती है। तो विद्यार्थियों, ये हमने डायरी के जो पन्ने थे उसके प्रश्न है ना वो कर लिए हैं। अभ्यास के मुख्य प्रश्नों को कर लिया है। यदि सिलेबस को कम किया जाएगा तो शायद इस लेसन से पूछा भी ना जाए, और यदि पूछा जाएगा तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कर लिया है। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अपना शेष रहा जो सिलेबस है वो करने के लिए निरंतरता बनाए रखिए। अब हम रिवीजन की तरफ भी बढ़ेंगे। काव्य भाग का रिवीजन भी हम करेंगे। तो यदि उसमें आपको कुछ सुधार चाहिए तो मैं काव्य के वीडियो भी दोबारा डाल दूंगा। यदि किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है तो स्टोरी के रूप में मैं उनको डालने का प्रयास करूंगा। वो सब आपके कमेंट्स के ऊपर रहेगा। आप जिस तरह से मुझे कहेंगे, आपको जिस तरह समझ में आता है, मैं उसी के अनुरूप आपको वीडियो देता रहूँगा। मेरा लक्ष्य आपको समझाना है, चाहे आप कैसे भी समझें। थैंक यू विद्यार्थियों, देते रहिए अपना असीम प्यार। इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।